2004 में यूएस में मिसिंग कंप्लेंट्स का काउंट था 8,30,325। एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें एक औरत दिन के समय में अपनी ही शॉप से 13 मिनट के टाइम स्पैन में ऐसे गायब हुई कि वो आज तक नहीं मिली। वो अपना सैलून टैम्बर्स ट्रिम एंड टैन को खुद चलाती थी। पैट्रिस को सभी क्लाइंट्स और कोवर्कर्स बहुत पसंद करते थे। शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी। सुबह 11:35 और 11:50 के बीच सब कुछ बदल गया, लेकिन पैट्रिस वापस नहीं आई। तब क्लाइंट ने पुलिस को इमीडिएटली कॉल किया, लेकिन इतने सारे लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन या झूठी चीज़ें बता ही क्यों रहे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे बहुत सारे लोग इस एक चीज़ में इन्वॉल्व थे। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मीडिया और पुलिस अटेंशन चाहिए होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। 2005 में एक रिमोट एरिया में वो मिली। क्या हुआ होगा उन 13 मिनट में? आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में एवरेज रेट ऑफ मिसिंग पीपल कंप्लेंट्स हमेशा से हाई रहा है। बहुत लोग अचानक से गायब होते हैं, फिर शायद वापस मिल भी जाते हैं। कुछ लोग किडनैप होते हैं पर उनका ट्रेस पता लग जाता है। कुछ लोगों का मर्डर होता है और बॉडी मिल जाती है, पर कुछ लोग हमेशा के लिए गायब ही रहते हैं। इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग सिचुएशन फॉर द फैमिली और क्लोज्ड वंस ऑफ दैट पर्सन। ऐसे इंसिडेंट्स के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और लोगों की डिमांड बस एक कि उनके करीबी इंसान के साथ हुआ क्या है, बस इसका आंसर। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ नहीं मिलता और मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। 2004 में यूएस में मिसिंग कंप्लेंट्स का काउंट था 8,30,325। लेकिन इस एपिसोड में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो आज तक वहाँ के लोगों को भुलाया ही नहीं गया, क्योंकि जो गायब हुई थी उनका ना तो कोई एनिमी था और ना ही उनके साथ किसी का कोई डिस्प्यूट था। इनफैक्ट वो डे टाइम में अपने ही शॉप से सिर्फ 13 मिनट के टाइम स्पैन में हमेशा के लिए गायब हो गई और उनका आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज द मिस्ट्री पॉडकास्ट। ये कहानी एक छोटी सी जगह फोर्साइथ काउंटी जॉर्जिया से है, जहां एक औरत का दिन के वक्त अपने सैलून से गायब हो जाना आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। पैट्रिस एंड्रस उस लेडी का नाम था जो एक ब्यूटी सैलून चलाती थी। उनकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल थी। 19 अप्रैल 2004 का दिन शुरू भी एकदम नॉर्मली हुआ था, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उससे सब शॉक हो गए। पैट्रिस एंड्रस एक हार्ड वर्किंग लेडी थी। वो अपने छोटे से सैलून टैम्बर्स ट्रिम एंड टैन इसको खुद चलाती थी। उसका रूटीन बिल्कुल सेट था। रोज़ सुबह सैलून के लिए निकलती थी, अपने क्लाइंट्स के बालों की कटिंग स्टाइलिंग करती थी। पैट्रिस का सैलून एक ऐसी जगह पर था जहाँ लोग सिर्फ अपने काम के लिए नहीं बल्कि रोज़ के गप्पे मारने आते थे और अपने दिन का स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे। इनफैक्ट उनके क्लाइंट्स को भी वो बहुत पसंद थी। शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी और उनके क्लाइंट्स और कॉलीग्स उनको बहुत पसंद करते थे। पैट्रिस का 16 साल का बेटा था पिस्टल। वो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था और वो अपने बेटे के लिए अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस भी करती थी। पैट्रिस की शादी रॉब एंड्रस से हुई थी। दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। पैट्रिस अपनी लाइफ में थोड़ा सेटिस्फैक्शन खो रही थी, लेकिन वो सैलून में काम करते वक्त सिर्फ खुश रहती थी। सैलून चलाने का काम उनके लिए एक एस्केप या थेरेपी जैसा काम करता था, जहां वो अपने क्लाइंट से बात करके अपने दुख दर्द कुछ देर के लिए भूल जाती थी। सो इन शॉर्ट, एक नॉर्मल जिंदगी, घर, काम और फैमिली। लेकिन एक दिन या कुछ सेकेंड्स ही सब कुछ बदल कर चले गए। 19 अप्रैल 2004 पैट्रिस अपने डेली रूटीन के मुताबिक सुबह जल्दी सैलून आ गई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उस दिन उसके पास मॉर्निंग में कुछ रेगुलर क्लाइंट्स आए थे और पैट्रिस अपने काम में बिजी थी। लेकिन उस दिन सुबह 11:35 और 11:50 के बीच सब कुछ बदल गया। सिर्फ 13 मिनट का एक छोटा सा गैप, और उस गैप में पैट्रिस बिना किसी को पता चले अचानक से अपने सैलून से गायब हो गई।
11:35 तक सब कुछ ठीक था। उसने एक क्लाइंट का फ़ोन उठाया था जो हेयर स्टाइलिंग की अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर रहा था। पैट्रिस ने उस क्लाइंट से बात करी, लेकिन अचानक फ़ोन कट हो गया। क्लाइंट ने कहा कि पैट्रिस की आवाज़ एकदम बदल गई थी, जैसे कोई परेशान या डिस्ट्रैक्टेड हो। फिर 11:50 तक जब एक दूसरा क्लाइंट सैलून में आया तो उसने देखा कि सैलून बिल्कुल खाली है। पैट्रिस कहीं नहीं थी, लेकिन उसका पर्स, उसकी कार और पर्सनल बिलोंगिंग्स सब कुछ सैलून के अंदर और बाहर ही थे। क्लाइंट ने कुछ देर तक वेट किया, लेकिन पैट्रिस वापस नहीं आई। अब ये बात क्लाइंट को थोड़ी अनयूजुअल लगी, बिकॉज पैट्रिस अपना सैलून छोड़कर कभी नहीं जाती। क्लाइंट ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। जब पैट्रिस की मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल हुई तो पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। सबसे पहला सवाल ये था कि वो कैसे गायब हो गई, और वो भी इतने छोटे से टाइम स्पैन में। पुलिस ने सैलून के आसपास की जगह को सर्च किया, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। सैलून में कोई भी स्ट्रगल जैसे साइंस नहीं थे, यानी वो खुद अपनी मर्जी से कहीं गई थी। क्योंकि अगर उन्हें कोई ज़बरदस्ती लेकर गया था तो उसने बहुत ही स्मार्टली कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा। जब इन्वेस्टिगेशन और भी गहरा हो गया तो कुछ आई विटनेसेस सामने आए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक वाइट वैन को सैलून के आसपास देखा था। एक और विटनेस ने कहा कि उन्होंने एक ब्लू कार को भी वहाँ देखा था। एक आई विटनेस ने उनमें से एक ड्राइवर का चेहरा देखने की बात पुलिस को बताई। एक स्ट्रेंज इंसान का ऑड टाइमिंग पर वहाँ होना ऑलरेडी मिस्टीरियस था। पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में नई लीड मिल गई थी। पुलिस ने आई विटनेस से सारे डिटेल्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि पुलिस ने पुलिस डिपार्टमेंट के स्केच आर्टिस्ट को उस ड्राइवर के चेहरे के कुछ फीचर्स भी बताए। स्केच आर्टिस्ट ने एक स्केच तैयार किया। ये स्केच अलग अलग पुलिस स्टेशन में, पब्लिक में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इन्वेस्टिगेशन एक डिसेंट पेस पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उस आई विटनेस ने ये एडमिट किया कि ये सब कुछ फॉल्स है। यानी उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन पुलिस को बताई थी वो जानबूझकर झूठ बताई थी। ऑब्वियसली ये बात सुनते ही पुलिस इरिटेट तो होगी ही, टाइम और रिसोर्सेस दोनों को वेस्ट होते हुए देखकर। एज पर द लॉ विटनेस पर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए चार्जेस लगाए गए। लेकिन एंड तक पुलिस और बाकी लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर आई विटनेस ने ऐसा किया क्यों। क्योंकि जब उसने कॉन्फिडेंटली ये सब कुछ बताया था तभी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया था, पर सडनली एक दिन आके उसने बोला कि वो सब कुछ झूठ था। क्या उसको कोई थ्रेट्स मिले थे या किसी ने उसको प्रेशराइज किया था? इसका जवाब भी पुलिस को नहीं मिला। बाकी के विटनेस की भी रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसीलिए ये केस और भी डिफिकल्ट हो गया। पैट्रिस के डिसअपीयरेंस के बाद कई लोग शक के घेरे में आए। सबसे पहला शक उसके हस्बैंड रॉब पर गया। रॉब काफ़ी पॉसेसिव और कंट्रोलिंग नेचर का था। उनका रिलेशनशिप भी कुछ टाइम से अच्छा नहीं चल रहा था। कई लोगों ने कहा कि पैट्रिस ने उस शादी से निकलने की कोशिश भी करी थी, लेकिन जब रॉब से पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने कहा कि वो उस वक्त अपने काम पर था। क्रॉस वेरीफाई करने पर उसका एलिबाई भी स्ट्रांग निकला, यानी वो सही में सैलून या उसके आसपास मौजूद ही नहीं था। दूसरा शक एक सीरियल किलर गैरी हिल्टन पर गया, जो उस एरिया में एक्टिव था और कई सारे मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी था। गैरी सीरियल मर्डर्स में इन्वॉल्व था, लेकिन गैरी ने पैट्रिस के केस के बारे में कभी कुछ एडमिट नहीं किया और पुलिस को उसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं मिला। Left out. An outdoorsman, Hilton was a consultant on a straight-to-video 1995 film called Deadly Run, which revolves around a serial killer who stalks his female victims in the woods. According to producer Samuel Rail, the whole plot was actually Hilton's idea. Rail, also a lawyer, had Hilton as a client and acquaintance, and when Rail mentioned that he wanted to make a serial killer movie, Hilton brought up the idea of the killer using a large forest as his hunting ground, according to CNN. It wasn't until Hilton's capture in 2008 that Rail realized that Hilton's idea wasn't just a story, but a preview of sorts of what he planned to do. ये ऑडियो ग्रंच यूट्यूब चैनल का है, जिसमें गैरी हिल्टन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। इसके अलावा एक और नोटोरियस किलर जेरेमी जेम्स, उसने भी एक्सेप्ट किया था कि उसने पैट्रिस को किडनैप और मर्डर किया, लेकिन बाद में उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था एक्सेप्ट जेरेमीज कन्फेशन। जेरेमी ने कहा कि उसने सिर्फ अटेंशन पाने के लिए झूठ बोला।
this guy named Jeremy Jones, who is a serial killer. He actually confessed to murdering and abducting Patrice and throwing her off of a bridge into the water. We know that eventually is a false confession. He recanted, but it was certainly false because they end up finding her body in the woods 6 miles away. This is the audio from the Unsolved No More YouTube channel, जिसमें जेरेमी के कन्फेशन के बारे में बताया गया है। लेकिन ये सब लोग झूठ बोल क्यों रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग मिलकर इस पूरे प्लान का हिस्सा हों। लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों में ऐसा पैटर्न भी देखा गया। वो कोई भी इंटरेस्टिंग केस के सारे डिटेल्स गैदर करके खुद जाके कन्फेस करते हैं विद देयर ओन स्टोरी, जो रफली मैच भी करती है विद ऑल द पब्लिश्ड डिटेल्स। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मीडिया और पुलिस अटेंशन चाहिए होती है। अब ऐसा लग रहा था कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। उस टाइम ऐसे अनएक्सप्लेन्ड एब्डक्शंस होना और कुछ भी पता ना लगना एक पैटर्न बन चुका था। लेकिन ये केस तब और मिस्टीरियस हो गया जब 2005 अप्रैल के महीने में पैट्रिस की डेड बॉडी एक रिमोट एरिया में मिली। उसका स्केलेटन साल भर के बाद जंगल के एरिया में मिला, लेकिन उस जगह पर कोई ऐसे क्लूज नहीं थे जो उसके मर्डरर तक ले जा सकें। बॉडी पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी एंड बिकॉज ऑफ दिस फोरेंसिक टीम को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। पैट्रिस एंड्रेस का डिसअपीयरेंस और उसका मर्डर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इसीलिए बना हुआ था, या इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इस केस में सभी चीज़ें अनआंसर्ड हैं। कोई ऐसा विटनेस नहीं मिला जो सॉलिड प्रूफ दे सके। कोई डीएनए नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। एक थ्योरी तो ये भी कहती थी कि उसके डिसअपीयरेंस में किसी क्लोज इंसान का ही हाथ था, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस ना होने की वजह से किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता था। एक स्पेकुलेशन ये भी थी कि पैट्रिस का किडनैपर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और उसका मर्डर एक प्लान्ड एक्ट था, क्योंकि वो दिन के वक्त एक पब्लिक प्लेस से गायब हुई थी। ये माना जाता है कि जो भी इंसान इसमें इन्वॉल्व था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, बिकॉज इतना ढूंढने के बाद भी, इनफैक्ट 1 साल बाद डेड बॉडी तक मिलने के बाद भी कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। पुलिस ने इस केस में काफ़ी बार रिविजिट किया, नए लीड्स को फॉलो किया, लेकिन हर बार रास्ता डेड एंड तक ही पहुंचा। कुछ लोग मानते हैं कि पैट्रिस का मर्डरर शायद कोई ऐसा था जिसको वो जानती थी, लेकिन इस स्पेकुलेशन का भी कोई प्रूफ नहीं है। पैट्रिस की फैमिली, उसका बेटा पिस्टल और सेलॉन के लोग आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब शायद ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होगी। बट यू टेल मी, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उन 13 मिनट में जिसने इस केस को एक अनसॉल्व्ड डेकेड्स लॉन्ग मिस्ट्री बना दिया?